कैसे एक स्टार्टअप बनता है, कैसे उसकी फंडिंग आती है, कैसे उसको ऑपरेट करने का तरीका सीखा जाता है। स्टार्टअप को तो फंड बैंक देना ही नहीं चाहता है। जब मैंने अपनी फैक्ट्री शुरू की थी तब भी मुझे वो तकलीफ नहीं हुई थी नोएडा में, जो 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे बिहार में आकर हुई। मेरा अनुभव बिल्कुल जीरो करप्शन का है बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड। अगर हम लोग मतलब अगर आप ऊपर से बुलवाते हो आपका काम फटाफट होगा, आप नीचे से जाते हो आपका काम डिले होगा। यहाँ के डीएनए में बिजनेस को कई बार सिर्फ ठेकेदारी से जोड़ा गया है। घर में कोई बच्चा पैसे की बात करता है, हमारे बिहार में ज़्यादातर घरों में मैं देखती हूँ, तो बोलेंगे अरे कहाँ से ये बनिया पैदा हो गया तुम्हारे घर में। अरे अगर आप 3 बार पैसे की बात कर लेंगे, बिजनेस की बात कर लेंगे, तो लोग बोलेंगे कि घर में ये सब बात मत करो। चपरासी लेवल में सरकारी नौकरी मिल जाए वो बेटर है, लेकिन वो बिजनेस है तो वो व्यवसाय को गलत हाँ, नजर से कुछ करने लायक नहीं है तो व्यवसाय में आ गया। आप किसी चलते फिरते यंग लड़के से आप मुलाकात करें तो पहला उसका इंट्रोडक्शन पूछिएगा तो जी मैं बेरोजगार। अब ये एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, कि हम बेरोजगार इसलिए क्योंकि हमको सरकारी नौकरी नहीं मिली। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। तो इस सत्र का नाम है व्यापार विस्तार और हमारे साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कुमोद सर को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। कुमोद सर चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पटना के सीएओ हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इनकी पहचान स्टार्टअप इंडस्ट्री में बहुत पुरानी है। टाई के फाउंडिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं, द इंडस एंटरप्रेन्योर, और इसके अलावा एकेडमिक्स और रिसर्च के फील्ड में काफी काम किया हुआ है। और अभी हम जिस जगह बैठे हैं कुछ आईआईएम के तर्ज पर बना है, यही कॉन्सेप्ट है और बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है, तो इसी को उनके निर्देशन में आगे बढ़ाया जा रहा है। हम इसके अलावा अगले मेहमान हैं नीरज जी। नीरज जी ने एक सवाल पूछा था, मैं आपको इंट्रोड्यूस इस तरह से करता हूं। नीरज जी ने एक सवाल पूछा था लाइटर नोट पे कि मेरे हिसाब से इनकाउंटर पूरी तरह से गलत भी नहीं है। तो ये इमरजेंसी सर्विस से जुड़े हुए हैं मेडिकल के, तो अगर इनकाउंटर होगा तो इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत पड़ती रहेगी। खैर ये ऑन लाइटर नोट था। कई बार क्या होता है कि बिहार में कई दिक्कतें होती हैं जो रूरल एरियाज में कि इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी कितना इमरजेंसी है, इसको कितनी जल्दी एड्रेस करना है कि लोग इमरजेंसी ना हो जाएं, अमर ना हो जाएं बैठे बैठे, तो वो है। और आखिरी में अंजू जी के लिए यही कहूंगा कि अभी नेता गली गली घूम रहे हैं, मंचों पे चढ़ रहे हैं और वो यही बोलते हैं कि हम रोटी कपड़ा मकान का उपाय कर रहे हैं, तो कपड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी जिंदगी का। आप गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और मैं कंपनी का नाम इतना कागज रहता है पढ़ पाने कई बार। एंजल्स प्राइवेट प्लाइमेट लिमिटेड की फाउंडर हैं और 35 साल से दिल्ली में गारमेंट का बिजनेस कर रही थी। ये उन चुनिंदा एनआरबीज में से हैं, नॉन रेजिडेंशियल बिहारी में से हैं, जिन्होंने बिहार में वापस आके बिजनेस की शुरुआत की है गारमेंट इंडस्ट्री की और लोगों में नौकरियां बांट रहे हैं। हम में से यहाँ ज्यादातर बैठे लोग यंग हैं। शुरुआत अंजू जी आप ही से करते हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड डीएमजी बार, मजबूती सब कुछ है। हम लोग अभी स्टार्टअप पे फोकस करेंगे। स्टार्टअप किसको हम स्टार्टअप कहें आपके हिसाब से? क्योंकि आपके सेक्टर की जब हम गारमेंट्स की बात करेंगे तो ये एमएसएमई ज्यादा लगता है, पर आपने जब 2025 में गारमेंट कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना बिहार में की, तो क्या जब यहाँ के लिंगों में आप उसको बोलते हैं कि ये स्टार्टअप है? नहीं, मैं तो नहीं बोलती कि मेरा स्टार्टअप है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ और ऑलरेडी मैं बिजनेस कर रही हूँ। मुझे काम कैसे होता है, क्या है, एंटरप्राइज कैसे चलता है, इसका नॉलेज है मुझे। ज़्यादातर जो स्टार्टअप अगर आप बोलते हो तो उसमें एक जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर आती है कि एक बच्चा है जो कॉलेज से निकला है, एमबीए करके निकला है, कुछ टाइम काम किया है और उसके बाद उसके वो सपने हैं कि नहीं मुझे खुद कुछ बनाना है। और ये जो एक जहाँ तक मैं जानती हूँ कि ये यूएस से इसकी प्रथा ज़्यादा शुरू हुई है कि वहाँ पे स्टार्टअप इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हुए और 10 सालों में हिंदुस्तान में
10 के बाद 14-15 से कह सकते हो आप कि ये एक नई शुरुआत हुई, जो बहुत अच्छी चीज़ है। एज़ अ एंटरप्रेन्योर मैं बोलूँगी कि हमारे बच्चे जो मैं बिहार की बात करूँ तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी के बारे में सोचते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, कोई मैक्सिमम लोग मैं सुन रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे आके पटना में किसी गाँव से आए हैं, कहीं से आए हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे बिहारी हैं, बच्चे हैं जो आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लेट आया और मैं यहाँ पर कुमुद सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन बहुत बड़े सूत्रधार हैं ये, बिहार को बदलने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, उसकी भी बीज कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इन्होंने मेरे दिमाग में डाली थी। इसीलिए मैंने शुरुआत उनसे नहीं की कि आप दोनों से पहले बात करूँगा, तब जहाँ से समर्थन प्राप्त हुआ, वहाँ की बात करूँगा। तो मैं तो ऑफ कोर्स स्टार्टअप नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बिहार में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो स्टार्टअप वाला ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह की परेशानियाँ मुझे हुई हैं। मैं 25 इयर्स से बिज़नेस काम में कर रही हूँ। मैं एज़ अ फैशन डिज़ाइनर मैंने जॉइन किया था किसी कंपनी को। उसके बाद 13 इयर्स से मैं अपनी फैक्ट्री चला रही हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी फैक्ट्री शुरू की थी, तब भी मुझे वो तकलीफ़ नहीं हुई थी नोएडा में, जो 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे बिहार में आकर हुई। उस पर आएँगे, उस पे आएँगे, तकलीफ की बात पे आएँगे। फिलहाल नीरज जी से बात करता हूँ। नीरज जी, आप हनुमान केयर के फाउंडर और सीईओ हैं। नीरज जी से हम लोगों का मंच के पीछे बात हो रही थी, तो इन्होंने एक बॉट मॉडल के बारे में बताया। आप अपने-अपने ज़िले और इलाकों में बड़े-बड़े अस्पताल देखते हैं, तो नीरज जी उस इंडस्ट्री से मेडिकल प्रैक्टिशनर भी रहे हैं। प्रैक्टिशनर नहीं रहे, मेडिकल डॉक्टर रहे हैं। प्रैक्टिशनर गलत शब्द है, लल्लन टॉप पे वायरल है। तो डॉक्टर रहे हैं। और बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, आप लोग को जो बड़े-बड़े अस्पताल दिखते हैं, सारे अस्पताल, सारी कंपनियां ज़ीरो से खुद नहीं बिल्ड करती। उनको कई कई ऐसी कंपनियां हैं या कई ऐसे लोग हैं जो बिल्ड करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। जब वो फुल इन फंक्शनल रन करता है, तब उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो नीरज जी इस बिजनेस में लंबे समय से थे। अब उन्होंने अपना जो स्टार्टअप शुरू किया, हनुमान केयर, और ये इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। तो कैसे ये काम करता है, क्या रोल है इसका? बहुत सिंपल सा था। मेरे 14 साल के मेडिकल कैरियर के अनुभव में मैंने ये देखा कि जब लोगों को सबसे ज़्यादा मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, उस समय लोग भटकते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने जान पहचान के लोगों को पूछते हैं कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं। और आज भी इतनी उन्नति की हम लोग बात करते हैं कि हर जगह सड़क पहुंच गई है, बिजली पहुंच गई है, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ मौजूद जो भी 50-100 लोग हैं, इनमें से अगर किसी से पूछ लें कि एक एम्बुलेंस का रेट क्या होना चाहिए, तो किसी को आइडिया नहीं होगा कि पर किलोमीटर रेट एम्बुलेंस का क्या होता है। तो ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, जहाँ की एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज स्पेशली एम्बुलेंस या हॉस्पिटल को खोज पाना और उससे कम्युनिकेशन कर पाना और उसकी सुविधा उपलब्ध कर पाना जो है, वो बहुत एक लंबी प्रक्रिया थी। तो मैं बेगूसराय में था और मैंने देखा कि अक्सर जब हम हॉस्पिटल से पेशेंट्स छोड़ते थे कि अब पटना चले जाइए, हायर सेंटर पे रेफ़र कर रहे हैं, तो सिमरिया पुल पे से ही एम्बुलेंस वापस आ जाती थी। लोग का देहांत हो जाता था और गाड़ियाँ वापस आते हुए दिखती थी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों नहीं एम्बुलेंस की सुविधा को सुलभ बनाया जाए। अगर पिज़्ज़ा 15 मिनट में पहुंच सकता है किसी के पास, तो क्यों नहीं एम्बुलेंस 15 मिनट में पहुंच सकता है। और वहां से जर्नी शुरू हुई और आज 4.5-5 सालों के अंदर हम लोग 3000 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज ऑपरेट कर रहे हैं और 4 राज्यों में फंक्शनल है। कुमुद सर, आपके पास आता हूँ। एक महान कालजयी फिल्म है 1 2 3, उसका एक लाइन है, गाने का टाइटल सॉन्ग है 1 2 3 1 2 3, 100 मौसम झेले है, हर पौधा बनने को ट्री। हम लोग जो इनक्यूबेशन एक शब्द है, जब आपके प्रोफाइल की बात करते हैं, मैनेजमेंट के बच्चे इस चीज़ को समझते हैं या फिर स्टार्टअप इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसको समझते हैं। इनक्यूबेशन क्या है ये? कैसे एक आइडिया बिज़नेस बनता है? बिज़नेस बाद की बात है, पहले कैसे एक स्टार्टअप बनता है? कैसे उसकी फंडिंग आती है? कैसे उसको ऑपरेट करने का तरीका सीखा जाता है? इसके बारे में आप हमको थोड़ा समझा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। सबसे पहले तो मैं ललन टॉप को धन्यवाद दूंगा कि आप इस विषय पे आप शो कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंक्यूबेशन जो है वो जो नया कोई चीज़ जन्म लेता है, तो उसको जो
प्रॉपर देख रेख किया जाता है, उसी को इंक्यूबेशन बोलते हैं। उसी तरीके से स्टार्टअप भी क्या है, एक कोई आइडिया है, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कोई सॉल्व कर रहा है, और ये आइडिया जो है ज़्यादातर जो देखा जाता है युवाओं से ज़्यादा निकलता है, स्टूडेंट हैं, कॉलेज से निकलता है, बहुत सारे जो, तो उसको अलग-अलग तरीके से उसको मदद की ज़रूरत होती है, जिसको कि जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है, वो उसको प्रॉपर जो है देख-रेख करता है कि कहाँ पे उसको ज़रूरत है आइडियाज़ में रिफ़ाइन की, कहाँ पे उसको फंडिंग की ज़रूरत है, कहाँ उसको मार्केटिंग में मेंटरशिप चाहिए। ये सारा चीज़ जो है इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा होता है, और यही स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर का काम है। एक डेटा है जो हम लोगों ने 2025 में इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी थी कि 2017 में जब से स्टार्टअप्स को लेकर इनिशिएटिव बिहार में आया, आज की तारीख में 3700 से ज्यादा स्टार्टअप हैं बिहार में। एक रिपोर्ट है जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है। किस सेक्टर में ज्यादा फोकस स्टार्टअप है? क्या वो सर्विस सेक्टर वाले स्टार्टअप हैं ज्यादा, या फिर कुछ बहुत इनोवेटिव है जो इस मार्केट को और इस मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम थोड़ा डिले डेवलप हुआ है। 2017 में सबसे पहले स्टार्टअप की पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट लाई 5 साल के लिए, 2017 से 22, और अभी दूसरी स्टार्टअप पॉलिसी है जो 2022 से 27 तक होनी है। तो पहला जो 2017 में जो शुरू हुआ, उस समय सरकार ने जो पहली पॉलिसी लाई, उस जिसके तहत कि नीरज जैसे स्टार्टअप निकले, तो उसमें क्या था कि उस समय यहाँ शुरुआत थी, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जैसे नीरज यहाँ पे काम कर रहा था, इसके तरह बहुत सारे ऐसे थे जो अगर यही किसी डेवलप इकोसिस्टम में काम करता तो ये अभी तक में अपने आप को बहुत आगे कर सकता था। तो उस समय जो शुरू हुआ, तो अभी क्या है कि डीपीआईआईटी के द्वारा रजिस्टर्ड जो है, वो जो आपने 3500 के आसपास का आंकड़ा लिया, इसके अलावा बिहार सरकार ने अभी तक करीब 1600-1700 के आसपास स्टार्टअप को फंडिंग किया है। अभी 2000 सरकार द्वारा फंडेड है। सरकार के बिहार की जो स्टार्टअप बिहार के द्वारा जो फंड किया गया है। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे सरकार ने बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के नाम से 500 करोड़ का एक कॉर्पस बनाया जो स्टार्टअप को मदद करने के लिए। तो उसमें जैसे 2017 से पहला स्टार्टअप जो पॉलिसी थी, उसमें 10 लाख रुपए का सीड फंड दिया जाना था, जो इंटरेस्ट फ्री होता था और 10 साल के बाद वापस किया जाता। तो उस समय थोड़ी कम जो है फंडिंग हुई थी। उसके बाद 2022 से 27 जो हुआ, उसमें काफ़ी सारे लोगों को दिया गया, चूँकि 10 लाख का सीड फंड दिया गया, फिर उसको पोस्ट सीड फंड 15 लाख का प्रावधान किया गया, फिर 50 लाख रुपए तक का जो है मैचिंग लोन का प्रावधान किया गया। तो काफ़ी सारे, उसके बाद जो यहाँ पे कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे आए जो कि जैसे हेल्थ टेक में हनुमान केयर आया, इसी तरह मोबिलिटी में एक काफ़ी अच्छा हमारा स्टार्टअप है रोडवेज, वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो प्रॉब्लम्स, वो वन वे टैक्सी का मॉडल है। उसी तरीके से यहाँ एग्रीटेक से रिलेटेड काफ़ी सारे आए, पावनी डेयरी करके हमारा एक स्टार्टअप है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे जो ज़्यादातर स्टार्टअप आए वो एग्रीटेक, हेल्थ टेक, जो यहाँ के मार्केट की नीड को फुलफिल कर, जो नीड को फुलफिल कर। कुमोद सर ने सरकारी सिस्टम की बहुत तारीफ की, 10 लाख फिर 15 लाख की सेकंड सीट, पर आपसे जब बातचीत की शुरुआत की थी कि इतना भी खूबसूरत नहीं है हाल, सरकारी सिस्टम इतना भी बेहतरीन नहीं चल रहा है जितना हमें बाहर से दिखता है। आप जब 2025 में आपने जब यहाँ फैक्ट्री सेटअप किया तो किस तरह की दिक्कतों का सामना किया? मैं अगर बोलूँ कि ऐसा कुछ, ये एक एक्सीडेंटल भी नहीं कह सकते और बहुत सोच समझ के लिया हुआ निर्णय भी नहीं कह सकती मैं अपना। कुमुद जी से मैं किसी के थ्रू मिली थी और एक्चुअली मेरा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट कुमुद जी में देखा था। इन्होंने पूछा ये प्रोडक्ट, ये टी शर्ट किसने बनाई है? अच्छा। तो उन्होंने बताया कि मेरे ब्रदर से ही मिले थे,
तो उन्होंने बताया कि मेरी सिस्टर है, उनकी फैक्ट्री है, उन्होंने बनाया। ये दिल्ली आए कुछ टाइम में, ये मेरी फैक्ट्री आए, विज़िट किया, तो उन्होंने बोला कि इनको बहुत पसंद आया। इन्होंने बोला कि आप बिहार में क्यों नहीं आ रहे हैं? बिहार में इतने लोग आ रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपकी जो आपका काम है उससे रिलेटेड भी मुज़फ्फरपुर में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लग रही है, तो आपको आकर देखना चाहिए एक बारी बिहार में। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कभी आएँगे तो देख लेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बिहार घूमने की बात नहीं की थी। हाँ, इंडस्ट्री लगाने की बात करी थी। तो फिर किसी वजह से कोई एक ऐसा संयोग बना कि उस टाइम के जो एक आईएएस ऑफिसर थे संदीप पौंडरिक जी, उनको मुझे लगता है बिहार में अगर एक आईएएस का सबसे बड़ा अगर कुछ इन सालों में देखा जाए तो उनका नाम काफ़ी लोग जानते हैं। मैं ऐसे मिली, उनको नहीं पता था कि मैं बिहार से हूँ। तो बिहार की बहुत तारीफ़ करने लगे कि बहुत अच्छा है, आप लोग दिल्ली में जो देखते हैं, सुनते हैं, पेपर में निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है बिहार में, आप बिहार आकर देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर मिलेगी आपको। फिर सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा मैं भी बिहार से ही हूँ सर। तो बातचीत बढ़ी, फिर उन्होंने बोला अगर आप बिहार से हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर आप लोग आओगे, आपके जैसे लोग नहीं आएँगे, तो बाहर के लोग कैसे आएँगे? बॉम्बे से कैसे आएँगे, चेन्नई से कैसे आएँगे, गुजरात से कैसे आएगा कोई? तो अभी और उनका एक मैंने देखा कि जितने भी बिहार के लोग बाहर थे, चाहे वो लुधियाना में थे, दिल्ली में थे, चंडीगढ़, सभी को उन्होंने इनवाइट किया। उसमें मैं भी आई, मैंने देखा, मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और बिल्कुल इंस्टेंट हमारा था कि नहीं ठीक है, हम करते हैं और शुरू किया। मुझे पोजीशन जो मिला, सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया, 5 टू 6 मंथ लगा पोजीशन मिलने में, जो फैक्ट्री मैंने सेलेक्ट किया था उसको देने में। इतने टाइम में उनका ट्रांसफ़र की इनकी न्यूज़ आ गई। तो मैंने पूछा कि सर आप तो जा रहे हो, हम तो आपके भरोसे आए थे, अब यहाँ कैसे करेंगे सारी चीज़ें? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे वो लगा कि एक व्यक्ति से क्या होता है, यहाँ पे सरकार है, सभी चीज़ें हैं, हम इन्वेस्टर के तौर पे आए हैं तो मुझे हैंड होल्डिंग मिलेगी। बट सिनेरियो उतना सही नहीं थी, जितनी होनी चाहिए थी, उतने फ़ास्ट मैं ये कहूँगी कि जैसे अभी ये भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, तो इस बात के लिए मैं एंडोर्स करती हूँ कि मुझसे कभी किसी ने, किसी काम के लिए कभी 1 रुपया नहीं माँगा। आप बिहार सरकार के पूरे बिल्कुल, शासन को लेकर बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला, उनके जाने के बाद भी। जानते कि- हैं इन लोगों की शिकायत जब हम लोग चुनावी रैलियों में घूमते हैं, जाते हाँ, हैं, अभी एक की शिकायत ब्लॉक लेवल पे होती है, सरकार लेवल पे नहीं होती है कि ब्लॉक लेवल पे घूसखोरी है, सरकार लेवल पे नहीं। नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको छोटे-छोटे डिपार्टमेंट से करवाने होते हैं। जब आप इंडस्ट्री लगाने आए हो, तो आपको हर डिपार्टमेंट से काम तो होता ही है। लेकिन उस तरह की कोई परेशानी मुझे नहीं झेलनी पड़ी यहाँ पे। मुझे जो परेशानी हुई है, वो प्रोक्रास्टिनेशन जो कहते हैं ना कि चीज़ों को टाल देना, कि हाँ, ठीक है करेंगे। जब मिस्टर पौंडरिक थे, उस टाइम में अगर मैं अपनी एक शिकायत को अगर मैं बात करूँ बिजली की बात करूँ, मेरी अलॉटमेंट मई में हो चुकी थी फैक्ट्री की और अगस्त तक मुझे कनेक्शन नहीं मिला था बिजली का। मैं काम शुरू नहीं कर पा रही थी क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। आप मशीन बिठाना है, आपको ऑफिस बनाना है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, बिना कनेक्शन के तो कुछ काम कर ही नहीं सकते हो। फिर मुझे शिकायत करनी पड़ी कि सर कैसे काम करूँगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फिर उन्होंने फ़ोन किया, तो फटाफट काम हो गया। मतलब अगर आप ऊपर से बुलवाते हो, आपका काम फटाफट होगा। आप नीचे से जाते हो, आपका काम डिले होगा। ऐसा नहीं कह रही कि नहीं होगा, बट डिले होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट टॉप टू बॉटम है, मतलब बॉटम लेवल पे बिल्कुल, बिल्कुल, एग्रेसिव, उतना एग्रेसिव नहीं है बिल्कुल। जितना होना चाहिए। और वहाँ पे मैं बोलूँगी कि हमारे बिहार के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। मुझे ब्यूरोक्रेसी में तो जो चीज़ें हैं, वहाँ बहुत सारे सिस्टम्स हैं, कुछ टाइम लगता है, मैं समझ सकती हूँ कि आपने अगर कोई एक अर्ज़ी दी है, तो वो बहुत सारे टेबल पे घूमते हुए किसी के पास जाता है। या तो आपकी पहुँच बिल्कुल ऊपर तक है, आप टॉप में जाकर बात करें, तो वो फटाफट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं
जो निचले पायदान पे है, ऑफिस का काम कर रहे हैं, उनके जाने के बाद एक उदाहरण मैं दूंगी आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि फ़र्क क्या है। एक नॉन बिहारी ब्यूरोक्रेट जो कहीं से इस प्रोजेक्ट को लेकर आए, वो तेलंगाना से प्रोजेक्ट को लेकर आए थे कि शेयर्स बनाकर दे रहे हैं, आप आइए और प्लग एंड प्ले, आप बिजली का कनेक्शन लीजिए, काम शुरू कीजिए। सारी चीज़ें हो गई, यहाँ तक कि एक वॉशरूम नहीं था। मैंने बोला सर मैं एज ए फीमेल मैं वर्कर्स के वॉशरूम में तो नहीं जा सकती, मेरी कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने बोला नेक्स्ट डे से काम शुरू हो गया। मेरी जो फैक्ट्री है उसमें हमें जब दिखाया गया था तो फ्लोरिंग थी, और जो मुझे मिला अलॉट हुआ उसमें फ्लोरिंग नहीं थी। फ्लोरिंग कौन लेकर चला जाएगा? लगाया ही नहीं, बोला बजट नहीं है। अच्छा, हाँ, तो वो 2-3 कह रहे स्कूल चोरी हो जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो 2-3 महीने तो मुझे फाइट करने में लगा कि मैं नहीं लूंगी ये फैक्ट्री। आप विदाउट फ्लोरिंग मैं कैसे काम कर सकती हूँ? गारमेंट का काम है, कोई मैं यहाँ पे गेहूँ धोने के लिए तो आई नहीं हूँ ना, गेहूँ धोने वाले भी नहीं कर सकते। गारमेंट बनेगा, नीचे रखा जाएगा, वाइट है, ब्लैक है, उसमें गंदगी होगी, तो मैं कैसे कर सकती हूँ काम? खैर वो नहीं हो पाया। संदीप सर ने बोला कि ठीक है आप काम शुरू कीजिए ना, फिर देखते हैं 2-4 महीने में कर देंगे। ठीक है, अभी फंड की प्रॉब्लम है, ठीक है कर लेते हैं शुरू। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक वॉशिंग का नलका तो लगा दीजिए कि जो गारमेंट गंदा होगा वो नलका लग जाएगा तो उसमें वॉश करवा लूंगी मैं। यानी आपकी लड़ाई घर की बेसिक जरूरत। बेसिक जरूरत हो, वो नलका आज तक नहीं लगा, वो टैप आज तक नहीं लगा। अप्रूवल है मेरे पास, मेल्स पे है, मेरे पास पेपर है बकायदा, लेकिन वो नहीं लगा आज तक। उसके बाद बोला गया कि आप खुद लगा लीजिए। तो अगर आप वो, मैं बाहर से आई हूँ, मैं ठीक है मैं बिहारी हूँ, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए पटना बहुत नया शहर है, मेरे लिए दिल्ली अपना शहर है, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी 35 इयर्स मैंने वहीं पे लगाया है। तो मेरे लिए एक नलका लगाना भी मुश्किल है। मैं लसीले लाके लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं जिसको ऑर्डर करूँगी आके वहाँ पे फिट करके चला जाएगा। पर आप जब सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं तो आप चाहते हैं सिस्टम सपोर्ट करो। बिल्कुल इसमें नीरज जी को हम ऐड ऑन करना चाहिए। नीरज जी, आपका जो है इस हनुमान केयर जो है इसका सरकार से कितना वास्ता पड़ता है? क्या ये पूरी तरह से प्राइवेटली रन होता है? कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है जो बिना सरकार के मदद से खड़ा हो सके। ऑफ कोर्स मेरा डे टू डे इंटरेक्शन सरकार से किसी भी प्रकार का नहीं है, ना मैं किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हूँ और ना ही मेरे कस्टमर में सरकार का कोई भी रूप मतलब पार्टिसिपेशन है। बट ऑफ कोर्स अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो सरकार से आपको मदद भी चाहिए और ऐसा इकोसिस्टम भी चाहिए जिसमें सरकार रोल प्ले करती ही है। तो 4.5 साल के अनुभव में अगर मैं बोलूँ तो मेरा अनुभव बहुत ही मिक्स्ड सा रहा है और एक लार्जर इकोसिस्टम, अगर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को छोड़ करके मैं बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत मिक्स्ड सा रहा है। पहला बात तो जो मैडम ने कहा, मेरा अनुभव बिल्कुल ज़ीरो करप्शन का है बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें। राइट फ्रॉम एप्लीकेशन से लेके हमारी फंडिंग, चाहे वो पहला 10 लाख का ट्रांच हो, दूसरा 15 लाख का ट्रांच हो या हमारा मैचिंग ग्रांट 50 लाख का हो, ई कॉपर आज तक किसी ने डिमांड नहीं किया। ये नहीं कि देना नहीं पड़ा मेरी पहुंच की वजह से, किसी ने डिमांड ही नहीं किया, तो ये काबिले तारीफ बात है। दूसरा ये है कि पॉलिसी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल विल पावर हो या किसी भी ब्यूरोक्रेसी का एक इंडिविजुअल ऑफिसर का विल पावर हो, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं बिहार में। एक ग्रोथ के लिए जो माइंडसेट क्रिएट हुआ है सरकार की वजह से या इन पॉलिसीज़ की वजह से, वो बहुत ही अच्छी है, जो कि आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे कि बिहार टॉप 3 स्टेट्स ऑफ स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में ज़रूर खड़ा होगा। ये मेरा मतलब एक्सपेक्टेशन है और मेरा होप है बहुत हाई, जो चीज़ें बदलते हुए देख रहा हूँ उसके हिसाब से। लेकिन दूसरे जो निगेटिव पहलू है जो मैडम बता रही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं यहाँ पे, और वो ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं है, आम जनमानस में भी ना बिजनेस को लेकर के समझ बहुत कम है। और ब्यूरोक्रेट हो, बैंकर हो, ये लोग व्यवसाय को ना बहुत अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं और उनको लगता है कि अगर वो मौन बुद्ध हो रहे हैं तो उसको लगता है कि एज ए सोसाइटी क्या बिहार में, जैसे हम लोग यहाँ के डीएनए में बिजनेस को कई बार सिर्फ ठेकेदारी से जोड़ा गया है,
अगर कोई ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो वही बिजनेस कर रहा है, चाहे किसी के पास 4-5 दुकानें हो, परचून की दुकान हो या फिर किसी अलग-अलग आइटम की दुकान हो, उसको व्यवसाय के तौर पे नहीं देखा जाता कि एक अच्छा व्यवसाय कर रहा है जहाँ पे 5 से 7 लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं। तो ये एटीट्यूड आपके घर में कोई बच्चा पैसे की बात करता है, हमारे बिहार में ज़्यादातर घरों में मैं देखती हूँ, तो बोलेंगे अरे कहाँ से ये बनिया पैदा हो गया तुम्हारे घर में? मतलब वो बिज़नेस को लेकर बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो एक छोटा ही लेवल में एक चपरासी लेवल में सरकारी नौकरी मिल जाए, वो बेटर है, लेकिन वो बिज़नेस है तो वो व्यवसाय को गलत हाँ, नज़र से कुछ करने लायक नहीं है तो व्यवसाय में आ गए। बिल्कुल इको करूँगा मैम की बात को कि हमारे यहाँ जो है ना बहुत डाइकोटॉमी है थॉट्स में, पैसा सबको चाहिए। लेकिन जो बात आप बोले थे ना, शायद हमारे डीएनए में ना काफ़ी ज़्यादा गरीबी की वजह से बहुत लंबे समय तक बिहार एक बहुत ही पिछड़ा राज्य रहा है। उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है, अगर आपके पास धन है तो उसको छिपाने का जुगत ज़्यादा लोग करते हैं। एंटरप्राइजिंग होने का जो है वो टेंडेंसी काफ़ी कम होता है। और पैसा सबको चाहिए, बचाना सबको है, ज़मीन खरीद के रख लेंगे, सोना खरीद के छिपा लेंगे। लेकिन अगर आप पैसे की बात करते हैं तो लोग आपको बुरा कहेंगे कि यार जहाँ बैठते हो वहाँ पैसे की बात करते हो। तो व्यवसाय को अच्छा नहीं माना जाता। मैं गुजरात से पढ़ा हूँ और गुजरात में हमारे दोस्तों को मैं देखता था कि आपस आपस में व्यवसाय की बात करते थे, नए बिजनेस प्लान्स डिस्कस करते थे, घर के डाइनिंग टेबल पे बात करते थे। हमारे यहाँ अगर आप 3 बार पैसे की बात कर लेंगे, बिजनेस की बात कर लेंगे, तो लोग बोलेंगे कि घर में ये सब बात मत करो, तुम ऐसे में पैसा पैसा बात करते हो। तो मतलब ये एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डीएनए में कहीं ना कहीं बिजनेस को लेके समझ कम है। और ये हर वॉक ऑफ लाइफ में ना हम लोगों को दिखता है। जैसे मैं बैंक का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर आप वहाँ लेने जाएंगे, जो कि पॉलिसी है, सीजीटीएनएससी लोन की एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट उसमें आपकी सिक्योरिटी देती है। लेकिन बिहार में अगर आप आरटीआई लगा लीजिए, मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा मान नहीं किया होगा बिहार के सभी बैंकों ने मिल करके। क्योंकि उनको लगता है कि ये पैसा बर्बाद ही आ जाएगा। एक शायद ट्रेंड भी रहा होगा लोन नहीं वापस करने का। और बैंकर्स बहुत डरते हैं और वो दाता की तरह भी बिहेव करते हैं। अगर आपका मान पास वो हो गया ना, तो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किए। ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है। मैडम का जो एक्सपीरियंस है, कोई एक अच्छा ऑफिसर आता है, वो पूरे सिस्टम को डंडा लगाता है और सिस्टम बहुत फास्ट काम करती है। जैसे ही वो ऑफिसर बदलता है या तबादला होता है, तो वो सिस्टम जो है बैठ जाता है। तो ये अमूमन होता हुआ है। लेकिन इसी बीच में चूंकि पॉलिसी बहुत अच्छी है और अच्छे लोग आते हैं हमारे, कुमुद सर जैसे लोग आते हैं जो सिस्टम को रास धक्का मारते हैं और हम लोगों को बड़ा बड़ा करके पूछते हैं कि और कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं नहीं फोन करूँ इनको महीने में एक बार, तो वो फोन भी कर लेंगे कि सब ठीक ठाक तो है, तो ध्यान नहीं किए। ऐसे एक तस्वीर बदलने की कोशिश भी हो सकती है। कई बार क्या होता है ना कि हम जो सामान बेच रहे हैं या हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ये फिगर आउट नहीं है, ये फिगर पब्लिकली उपलब्ध नहीं है। हम सरकारी नौकरी तो मांग रहे हैं। हम आप किसी चलते फिरते यंग लड़के से आप मुलाकात करें तो पहला उसका इंट्रोडक्शन पूछिएगा तो जी मैं बेरोजगार। अब ये एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, कि हम बेरोजगार इसलिए क्योंकि हमको सरकारी नौकरी नहीं मिली। अगर प्राइवेट में भी नौकरी मिल सकती है या फिर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम नौकरी दूसरों को दे सकते हैं, तो उस फिगर की उस पर क्यों नहीं आप लोग बात करते? जैसे आप हनुमान केयर चला रहे हैं, तो आप आज बता सकते हैं कि आज की डेट में आपके हेल्थ टेक स्टार्टअप से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ 89 पीपल की है। और इनडायरेक्ट अगर आप बात करेंगे, जिसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं, तो वहाँ से करीब 150 लोगों का जो है भरण पोषण हमारे कंपनी से होता है। 150 लोगों का भरण जी। पोषण आपकी कंपनी से होता है। अंजू मैम, आपके यहाँ से कोई फिगर इसका? अप्रॉक्स 50 अभी। अप्रॉक्स 50। यस। अगर मैं एवरेज आउट 50 कर लूं कुमोद सर इसको, तो आपने मुझे बताया कि जो 2025 का आंकड़ा है 3700, और 16-1700 आपने बताया कि और भी स्टार्टअप है जिसको बिहार सरकार ने अलग से मदद की। 50 में 50 को चलिए 40 कर लेता हूं, तो ये 2 लाख के आसपास तो कम से कम नौकरियों की बात तो हो रही कर रहा हूं मैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं, जो आप 3600-3700 का जो आप आंकड़ा है, वो मुझे लगता है कि जितने स्टार्टअप बिहार से भी जो फंडेड है, वो भी डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, तो लगता वही है। हाँ। अब इसमें से जैसा आपको बता रहे कि हमारे यहाँ चूंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम नया है, और तो हमारे यहाँ इनिशियल लेवल के स्टार्टअप ज्यादा है, अच्छा, जिसमें जो कम लोग एम्प्लॉयड। जो कि इनिशियल, अब जैसे आप जो हनुमान की बात कर रहे हैं या रोडरेज है या एंजल्स है, ये लोग मैच्योर्ड लेवल पे आ चुके हैं। तो अभी जो आप इनिशियल जो आप देखते हैं, उसमें 4-5
7, 10 इसी तरीके से होते हैं, 20, 25 इसी तरह से होते हैं। तो इतना आकार स्टार्टअप के द्वारा नहीं होगा। वो हम लोग 1 लाख या 50,000 से 1 लाख के बीच भी लाके हाँ, वो स्टार्टअप से हाँ, वो उसमें पर हम एक दिशा में बढ़ रहे हैं ना, जहाँ हम इस बात को एड्रेस का कोशिश बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप चूँकि स्टार्टअप पे बोल रहे हैं, बट हम चूँकि चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान में एमएसएमई का भी होस्ट इंस्टीट्यूशन हम हैं, और बिहार सरकार की एक पॉलिसी है मुख्यमंत्री दिनी योजना, जिसके तहत ये लोग 8,000 लोगों को 10 लाख रुपए का फंड देते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए वो सब्सिडी देते हैं। अब हम क्यों इसके लिए आपकी चर्चा कर रहे हैं कि ये जो फंड देते हैं, उनको फंड देने से पहले चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान या आईएम बोधगया ऐसे संस्थान से उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 8,000 जो वो दे रहे हैं फंड 8,000 से 9,000 लोगों को, वहां भी आपको एवरेज कम से कम 5 भी अगर एम्प्लॉयमेंट होता है, तो आप समझ लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। इम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। बिल्कुल। हम मुझे इशारा आ गया है कि जल्दी वाइंड अप कीजिए, अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल और शॉर्ट आंसर रखिएगा। अंजू जी, आप जब दिल्ली से बिहार बिजनेस के पर्पज से, अभी तो मुझे लगता है कि रेसिडेंशियली नहीं शिफ्ट हुई होंगी, आप वहीं से काम करती होंगी, जब आप शिफ्ट होती हैं ग्राउंड लेवल पे जो लोग वर्कर्स के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके एटीट्यूड में क्या दिखता है? वो बहुत खुश नजर आते हैं या फिर लगता है कि यार चलो कुछ मिल रहा है मैनेज करते हैं इसको, कैसा एटीट्यूड है? क्योंकि सबसे ज्यादा सब कोई पलायन की बात तो करता है, पर सवाल यह है कि अगर मैं आपको यहीं पे नौकरी दूंगा, इस शहर के मुताबिक सैलरी दूंगा, सैलरी क्या, सैलरी जो आपको वेतन मिलता है वो शहरों के मुताबिक मिलता है। आपको जितना मुंबई में सैलरी मिल रही है, जरूरी नहीं है कि उतनी सैलरी आपको पटना में मिलेगी। तो क्या इसके प्रति बहुत उत्साही नजर आते हैं, या फिर कि कॉम्प्रोमाइज है, कि समझौता है, चलो जो जो मिल रहा है वो कर लेंगे? जब मैंने यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करना शुरू किया था, जब शुरू नहीं हुई थी उसी टाइम, मुझे लगता है कि हर दिन 20 से 25 लोग आते थे रोजगार के लिए। मैक्सिमम वही गांव के आसपास के लोग होते थे, बेटा के आसपास के जितने गांव के लोग हैं। मैं पूछती थी कि क्या कर सकते हो आप? किस चीज़ की फैक्ट्री है? कपड़े बनेंगे, हम मशीन लगी हुई है, तो वो तो नहीं आता है, सीख लेंगे, कोशिश करेंगे। वैसे तो कभी किए नहीं है, कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। हेल्पर वाली जॉब मिल जाए तो अच्छा है। आप हेल्पर कितने लोगों को रख सकते हो? तो सवाल ये है कि हमारे बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यंग पॉपुलेशन हिंदुस्तान की बिहार में ही है। लेकिन क्या वो ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड है आप? स्किल्ड है, उस काबिल है कि उसको रोजगार दिया जा सके? उस काबिल भी है कि आपको ट्रेनिंग दे के उसमें रखा जा सके? आपका माइंड सेट है? तो ये 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ में आई, मैं भी बहुत उत्साहित थी जब यहाँ आई थी। बिहार जाना है, फिर से काम करना है, वो पुराने बचपन वाले दिन याद आते थे कि कैसे, ऑफ कोर्स बिहार का जो कल्चर है, बिहार के जो पारिवारिक संबंध हैं, हमारे यहाँ कजन्स नहीं होते हैं, हमारे यहाँ भाई-बहन होते हैं, चाहे वो मेरे हों, फुफेरे हों, चचेरे हों, हमारा कोई फ़र्क नहीं होता है बिहार में। बिहार का बहुत रिच कल्चर है, और उसको बाहर जाके हर कोई मिस करता है इस कमी को। वहाँ अपने भी बाहर जाके बेगाने हो जाते हैं। लेकिन मुझे जैसे अभी सर ने बोला कि उद्यमी योजना है, तो जब मैं फैक्ट्री देखने आई थी जनवरी में, तो उस टाइम में करीब 45 बिहटा में उद्यमी योजना वाले मशीन लगा चुके थे। अच्छा। सबको 10-10 लाख रुपए मिले थे, और सबकी मशीनें लगी हुई थी, बिल्कुल क्लास 1 मशीन्स। जिसने भी लगवाई होंगी, बहुत अच्छी-अच्छी मशीनें थी। मतलब ऐसी मशीनें बहुत अच्छी-अच्छी फैक्ट्रीज में नहीं होती हैं। जब मैं फैक्ट्री सेटअप के लिए आई, तो वो सारे बंद हो चुके थे। अपने आप में एक कहानी कहती हो। तो क्यों बंद हुए? फर्स्ट, कुछ लोग थे, मैं नहीं कहूँगी सारे लोग, कुछ लोग थे जो करना चाह रहे थे। वो हमसे मिले कि आप कोशिश कीजिए, आप हम अपने साथ मिला लीजिए हमें। लेकिन उनके पास, उनको वो एक कॉन्शियस कह सकते हो कि आप, एक विलिंगनेस तो है, लेकिन वो करें क्या? वो रोड मैप नहीं है उनके अच्छा। पास। नीरज सर, आपकी ओर इसी चीज में आपसे ऐड करना चाह रहा था। आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि मेरे पास स्किल्ड लेबर की कमी है। स्किल्ड
टेक्नीशियंस की कमी है जो टेक इंडस्ट्री से जुड़ सके, हेल्थ टेक इंडस्ट्री से? बिहार में पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो नौकरी, आप जिससे भी बात करेंगे लोग बोलेंगे हम बेरोजगार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है बिहार में। और हर वॉक ऑफ लाइफ में अगर आप देखेंगे तो बिहार, मैं हेल्थ का एक एग्जांपल क्लासिकल आपको दे रहा हूँ। बिहार के लेबर आपको दुनिया भर में मिलेंगे, हिंदुस्तान के तो हर कोने में मिल जाएंगे, लेकिन बिहार के किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके देख लीजिए, आपको साउथ इंडियन नर्सेज मिलेंगी। और पूरे हिंदुस्तान में प्रेफर किया जाता है कि साउथ इंडियन नर्सेज आ जाए यहाँ पे, केरल से आ जाए, कर्नाटक से आ जाए। आपको कभी कोई हॉस्पिटल वाला ये बोलते हुए नहीं सुनेगा कि मुझे बिहार से कुछ नर्सेज मंगवा दो। तो ये एक बहुत रिवर्स माइग्रेशन टाइप का चीज़ है, क्योंकि स्किल की बहुत कमी है। और ये आप एकदम अनस्किल्ड लेबर छोड़ दें तो बिहार में आपको बहुत हाई स्किल का कोई भी कैटेगरी बहुत मास स्केल पे अवेलेबल ही नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हर एंटरप्रेन्योर के लिए ये प्रॉब्लम है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो स्टार्टअप के बीच अभी तो हमने सब अच्छा बात बताया, लेकिन जो दिक्कत इन लोगों को स्पेशली हो रहा है, जो हम महसूस करते हैं एज ए मेंटर, यहाँ पर एक्सेस टू फंड, माने फंडिंग का जो इन्होंने भी कहा कि इनको भी समस्या हुआ। इस तरीके से स्टार्टअप ये तो फिर भी अच्छा कर रही हैं, स्टार्टअप को तो फंड बैंक देना ही नहीं चाहता है। हमारे कई स्टार्टअप हैं जिनको कि यहाँ पे फंड नहीं मिला और वो अगर दूसरे स्टेट में जाके किए हैं, बैंक ने फंड दिया है। मेरे प्रोजेक्ट को नोएडा की दिल्ली की बैंक आके फंड करके गई है, बिहार से फंड नहीं मिला। थैंक यू। इसी के साथ इस सत्र को खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के ना भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।